ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 20, मंडे सितंबर 22। सबसे पहले तो हम बात कर लें थोड़ी सी हमारा जो आज के रिकैप के हवाले से। देखो यार, रिकैप को इम्पोर्टेंस दो, इसको इतना हल्का मत लो। ओके, रिकैप के मार्क्स हैं और उसकी वेटेज है। और अगर क्लास के आखिर तक सीधा पीछे क्यों बैठी हो, आगे नहीं बैठने का था तुम्हें? वो एक जगह काफ़ी है, एक कुर्सी में आती हो ना, दो पे तो नहीं आती ना, एक पे फिट हो जाती हो ना, तो रखी हुई है वहाँ पे। ठीक है, दो भी रखी हुई है, अगर आप दो में फिट होती तो दो में भी बैठ सकती हैं आप। बेटा आके देखोगे तो पता चलेगा, सीट ना हो तो बोल दो इन अब्दुल रहमान को पीछे भेज देना नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे रिकैप के हवाले से। रिकैप को यार इंपॉर्टेंस दो, रिकैप को इतना हल्का मत लो, उसके मार्क्स हैं। और मेरे ख्याल में आप लोग को बार बार इस बात का एहसास हो भी रहा होगा, क्लास में बार बार रिकैप देने से क्या आप लोग को क्या अपने अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। महानूर के रिकैप के अंदर इतनी सारी गलतियां थी। अब देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हमारी मार्किंग सख्त होती जाएगी, क्योंकि बार बार एक ही गलती रिपीट हो रही है। महानूर पूरी क्लास को एंगेज कर ही नहीं रही थी। वो सिर्फ जब फॉर एग्जाम्पल निगाह ज़हरा का जवाब दे रही हैं या मरियम का जवाब दे रही हैं, तो उन्हीं को देख रही थी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्लास में कोई सवाल पूछे, उस सवाल को रिपीट करो। क्या यही सवाल था आपका? आप क्या मुझसे ये पूछना चाह रही हैं? उसके बाद जो है जवाब दो, तो पूरी क्लास को देखते हुए करो। मैं भी तो अभी कर सकता हूँ कि मैं मानूर को देखता रहूँ। क्या है मानूर? मानूर बेटा आपने ये गलती की, और पूरी क्लास बोले सर क्या हम बाकी बैठ के हमने चने खाने, क्या खाने हमने यहाँ बैठ के, जब तक आप मानूर से बात कर रहे हैं। क्लास को इंगेज करने के लिए ज़रूरी है कि पूरी क्लास को आप देखते रहो। मानूर ने ये गलती की, नंबर 1। दूसरी बात, लेक्चर कुछ भी तैयार नहीं था। यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आमना बतूल आई थी, आज मानूर आई। मानूर वगैरह अमूमन स्टेज वगैरह पे हमें नजर आती है, इनमें कॉन्फिडेंस है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस का फिर ये गलत इस्तेमाल है, कंटेंट के बगैर आ रही है। कुछ जहन में लेआउट नहीं बना हुआ कि यार हमने किसको किस तरीके से तैयार करना है, पहले किस टॉपिक को पढ़ना है, बाद में किस टॉपिक को पढ़ाना है। आपको पता है स्पैम हमने पढ़ रहे हैं, हाँ जी आप बताइए स्पैम क्या होता है। बस वो इस तरह से क्लास चली है। क्या स्पैम था मुझे कुछ नहीं पता चला। सवाल पूछा गया स्कैम और स्पैम में क्या फर्क है, तो उसका भी कोई जवाब नहीं। बस आपने कॉन्फिडेंस से जवाब दे दिया और थोड़ा सा बच्चे को खामोश करा दिया। या आपको अपने स्कूल लाइफ में ऐसे टीचर्स मिले होंगे जिनसे कोई सवाल पूछेंगे वो आके जवाब दे देते होंगे, बेटा आपको इतना भी नहीं पता, चलो चुप हो जाओ, बैठो बस क्लास को, आगे बच्चे को खामोश करा देते हैं। लेकिन उससे कि आपके दिल में उस टीचर की रिस्पेक्ट आती है। बाज दफा ऐसा भी होता है कि बहुत अरसे बाद आता है, अच्छा ये टॉपिक यूँ था यार, मेरी क्लास 5 की टीचर ने तो हमें गलत जवाब दिया था। होता है बाज दफा ऐसा। तो ये वाली जो दो नंबरी होती है ना, कितनी चलती नहीं है। यहाँ पे फिर हमें ये इशू भी नजर आया। अब सवाल पूछा जा रहा है आपसे, अब निगाह ज़हरा का सवाल हुआ, आप पहले सवाल समझें फिर जवाब दें। अब निगाह ज़हरा पूछ रही है कि भाई अगर आपके पास कोई बंदा कॉल करता है और बड़े तमीज से बात कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं, प्रोफेशनल अंदाज से बात कर रहा है, कह रहा है मैं बैंक का नुमाइंदा हूँ, तो क्या होगा? अब उन्होंने खट से बात काट के जवाब दिया। अब बैंक को फोन करके पूछ लें, सवाल समझ नहीं आया, पीछे वाले को सवाल समझ में आया था नहीं आया था, तो बात तो पूरी करते फिर सवाल को रिपीट करते कि जी निगाह ज़हरा का ये सवाल है। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस से यार आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। हाँ, नर्सरी के या क्लास 1 के टीचर तो अच्छे बन सकते हैं, कितना प्यारा बच्चा है, इसके गले बच्चे के दूसरे के उस पर गाल पे हाथ फेर दिया, इसके सर पे हाथ फेर दिया। लेकिन जिंदगी सिर्फ क्लास 1 या नर्सरी तक महदूद नहीं है। आप लोग ने मैट्रिक में भी पढ़ाना है, कॉलेज में भी पढ़ाना है। वहाँ के बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं होते, आपको लेक्चर तैयार करके आना होगा, कंटेंट के साथ आना होगा। अच्छा, अब आप में से कोई शख्स कह सकता है कि सर चूंकि हमें नहीं पता होता हमारी बारी कब आएगी, तो हम कंटेंट तैयार नहीं कर पाते। देखो मेरे पास एक तरीका ये कि पहले से बता दूं, जोबिया कल आपकी बारी है। अब होता क्या है, जोबिया कहती है अचानक ही मेरे सर मेरी तबीयत खराब है, सर मेरा ये मसला है, सर मेरा वो मसला है, ये इशूज होते हैं। फिर मैं दूसरे को बोलूँ, वो बोले सर आपने मुझे वक्त ही नहीं दिया था तैयारी करने का, नंबर 1। दूसरी बात देखो, यहाँ पे जो एक चीज चाह रहा हूँ, एक एक्टिविटी करवाना चाह रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बेटा घर जाओ, घर जाके लेक्चर को रिवाइज करो। आप लोग नहीं करते किसी भी टीचर का लेक्चर। आप लोग कब करते हैं? जब असाइनमेंट की डेडलाइन आती है। कब करते हैं? इम्तिहान से एक दिन पहले। बेटा जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मेरे पास जो सबसे ज्यादा शिकायतें जो बच्चियां लेकर आती हैं वो मैरिड होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। अब आप में से जो अनमैरिड हैं, यंग हैं, घर में इतनी जिम्मेदारियां नहीं है, भाई वगैरह घर में काम कर रहे हैं या वालदा काम कर रही हैं, तो उनके लाइफ स्टाइल कैसा होता है कि यार वो आराम से घर में जो है ना सुकून से बैठे हुए होते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं चलती। आपके ऊपर बाज दफा बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आपको एकदम बहुत सारे काम मैनेज करने होते हैं। इधर जो है बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, इधर जो है आपकी अम्मी की तबीयत खराब है, उधर जो है किसी का फोन आ रहा है, शाम को कहीं जाना भी है, हस्बैंड वगैरह है, या घर में जो भी जिम्मेदारी उसकी भी तैयारी करनी है, अपना भी काम करना है।
ऐसे बहुत सारे काम आप मैनेज कैसे करोगे? ये जो हम लोग का बच्चे जो हम माइंडसेट बनाते हैं ना कि बेटा आराम से तसल्ली से बैठ के तैयारी करो, पढ़ रहे, बस तुम्हारा पढ़ने का वक्त है, तुम परेशान मत हो, पढ़ाई पर तवज्जो दो। जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं चलती। तरीक़ेकार क्या होता है यार, 15-20 मिनट जो भी मिल रहा है ना उसकी कदर करना सीखो। मेरे जब एमफिल की मेरी क्लास फेल होती है, उनका नाम है आमना बतूल, पंजाब के इम्तहानात के अंदर गवर्नमेंट जॉब के जो इम्तहानात है उसके अंदर उनकी 3rd पोजीशन आई थी। बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी और बहुत ज़बरदस्त हमारी क्लास फेलो रही। शादीशुदा भी थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। अच्छा, इनका एक बच्चा जो है बहुत बड़ा इंटर में, दूसरी बच्ची जो थी बिल्कुल छोटी क्लास 5 में थी। अब हर बच्चे की अपनी अपनी कहानी। बीच वाली बच्ची जो थी मैट्रिक में थी, उसकी अपनी हर किसी की अपनी है ना, मतलब हर एज ग्रुप का बच्चा होता है तो हर किसी की अपनी अपनी डिमांड होती है। अब हमने देखा कि वो किस तरह से काम कर रही है। हम लोग का अपना एक ग्रुप स्टडी हम लोग करते थे, हम डिस्कस कर रहे हैं। उसने अचानक ही कहा अच्छा मुझे ना रोटियां पकाने जाने का असाइनमेंट समझ नहीं आ रहा, मैं बना के आ रही हूँ, फिर बात करती हूँ। थोड़ी देर में आई, सोल्यूशन पूरा बता दिया। कैसे? पता चला कि जब वो रोटी बना रही थी साथ साथ वो लेक्चर भी देख रही थी, और वहीं से देखते हुए उसने पूरा लेक्चर का पूरा असाइनमेंट का सोल्यूशन तैयार करना शुरू किया। उनसे मैंने ये बात सीखी और आपको तकरीबन मेरे हर लेक्चर, हर सेमेस्टर के लेक्चर में उनका जिक्र आपको मिलेगा। पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी है तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। उनसे मैंने ये बात सीखी कि भाई उठते बैठते काम करते रहो। असाइनमेंट में सॉल्व कर रही है, यहाँ पे अपनी छोटी बेटी को बिठाया हुआ है फातिमा, और उसको जो है तैयारी भी करा रही है, साथ साथ उसको साथ साथ पढ़ाते भी जा रही हैं। जब तक तुम लोग अपना माइंडसेट ऐसा नहीं बनाओगे ना, तुम लोग नहीं कर सकोगे। तुम में से जो लोग अभी मतलब घर में जिम्मेदारियां नहीं है वो तो कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर इसी माइंडसेट के साथ चलते रहे, जब आगे जिम्मेदारियां आएंगी तुम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू या अच्छी तरह से पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अपना माइंडसेट चेंज करो। ये 10-15 मिनट जो होते हैं ना, ये भी बड़े गनीमत होते हैं। घर में तैयारी हो रही है, कहीं दावत पे जाना है, और फैमिली के अंदर बहन जो है तैयार होने में ज़्यादा टाइम ले रही है, तुम लोग के पास 15 मिनट है, क्या करोगे? एक तरीका 15 मिनट का मोबाइल निकाल लो। दूसरा तरीका, ये तो बस ऐसी है तो हमेशा लेट कर आती है, हमेशा ऐसे कर देती है, एक ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका, भाई कोई पढ़ाई का वक्त निकाल लो, उस 15 मिनट के अंदर कोई छोटा सा काम जल्दी से कंप्लीट कर लो। अब जो मेरे लेक्चर हैं, अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुने, मुश्किल से वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। हो गया रोज। अब ये आदत बच्चे में डेवलप होना शुरू कि रोज का लेक्चर रोजाना सुनो, घर जाके रिवाइज करो, और 10-15 मिनट। कोई कहता है कि सर मैं जो बहुत दूर से घर यहाँ कॉलेज आता हूँ, तो फिर रास्ते में सुन लो, कान के अंदर ईयरफोन वगैरह लगा दिए। गन पॉइंट पे आजकल नहीं छीना जा रहा। हाँ, गलती से वो आपके लाइलमी में जेब से या पर्स से निकालने वाला सीन चल रहा है, उसमें एहतियात कर सकते हैं। बैग के अंदर आपने जिप लगा दी, डबल जिप लगा दी, सेफ्टी पिन से भी बंद कर दिया, ताकि उसको इतनी आसानी से निकालने का मौका ना मिले। ये आपके ऊपर है, अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। आज मेरे पास गाड़ी है, लेकिन हमेशा नहीं थी। मैं जब अपने ऑफिस जाता था तो मेरे ऑफिस जाने में मुझे 1.5 घंटा लगता था जाने में, और वापसी में 2 घंटे। तो रास्ते में मैंने क्या किया, मैंने ऑडियो बुक सुनना शुरू की। मैं बुक्स को रिकॉर्डिंग, आपकी जो बुक किताबें होती है ना, नॉवेल्स वगैरह होती है, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बाकायदा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो मैंने उन ऑडियो बुक्स को अपने मोबाइल पे कॉपी किया, रास्ते में उनको सुनता रहता था। तो मुझे बाज़ दफ़ा पब्लिक बस में हर तरह के लोग मिलते, कोई कहता भी था यार कि यार वो कान में लगा के बैठा हुआ है, या देखो यार इसने कान में गाना सुन रहा है, लेकिन हम आराम से अपनी बुक सुनते रहे। कितनी ही बुक्स ऐसी हैं जो मैंने इस पूरे आने जाने में ख़त्म की। और अब जब से ड्राइविंग अपनी गाड़ी आई है, ड्राइविंग में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस करता हूँ ना, वो ऑडियो बुक्स को मिस करता हूँ। कि वो बड़ा अच्छा वक्त था कि बैठ के आराम से तसल्ली से अपनी मर्जी से किताबें सुन ली। अब खुद ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो तवज्जो देनी पड़ती है, जहन आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो बेटा ये भी इस तरह से आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो कि भाई जल्दी से रिकॉर्डिंग सुना। उसके बाद क्या है, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसको एक आउटलाइन बनाओ। आउटलाइन बनाओ कि इसके अंदर मोटी मोटी कौन सी बातें हुई थी, पहले सर ने कौन सी बात की, उसके बाद कौन सी बात की, उसके बाद कौन सी बात की। अब तुम लोग का लेक्चर नोट करने का तरीकेकार पता है क्या है? तुम लोग टीचर की एक एक बात को लिखने की कोशिश करते हो, ऐसा ही है ना, किसी भी टीचर की। और जिस बच्चे के नोट्स बहुत ज्यादा डिटेल्ड होते हैं उसको अच्छा बच्चा समझा जाता है, टीचर भी तारीफ करते हैं। बेटा जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। ये जो हमारी एजुकेशन लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ के दरमियान बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो आपको बॉस की ये थोड़ी कि उसकी एक एक बात नोट करो। आपका जो बॉस है या आपकी मीटिंग, उसमें ये कहा गया, फिर उसने ये कहा, फिर उसने वो किया, मोटे मोटे पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना होता है। इसे कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स का वर्ड यूज होता है, और ये आई डोंट नो हमारे कोर्स में शामिल था या नहीं, या पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया। अब तुम्हारा ये भी काम है कि तुम किसी भी लेक्चर को सुन रहे हो तो उसके मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करने की कोशिश करो। पूरे लेक्चर के अंदर मुश्किल से 3 से 4 मेन पॉइंट्स होते हैं, दैट्स इट। बाकी जो कुछ भी होता है वो एग्जाम्पल्स होता है। तुम एग्जाम्पल्स को तो जहन में रख सकते हो, तो अपने जिंदगी से उसको कनेक्ट करो। हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स दी है, स्पैम की बात की हमने, फकीरों की एग्जाम्पल दी, ये कौन सा इतना मुश्किल है? उसमें लिखना जरूरी है क्या? पूरा जुमला जरूरी है? जिस तरह से बाजार में जाते हैं तो वहां पे हमें फकीर मिलते हैं, स्पैम भी ऐसे बस सही है यार, स्पैम आगे लिखा, लिख दिया फकीर लिख दिया,
जैसी जहन में आएगा फौरन जहन में आ जाएगा। बाकी तुम्हारे अपने ऊपर है रबिया कि तुम किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हो। तो सिर्फ रिकैप का मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि यार मेरी क्लास का रिकैप हो रहा है, मकसद क्या है कि तुम लोग के प्रैक्टिकम की तैयारी हो, ओके, तुम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तुम्हारे जो है एक्सप्रेशन, बात करने के अंदाज में बेहतरी आए, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो, और साथ ही साथ तुम लोग को अपना वक्त मैनेज करना भी आए। इसीलिए मैं अभी से अनाउंस नहीं कर रहा कि कल तुम्हारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। रोजाना घर जाओ, मुश्किल से आधे घंटे में पूरी एक्टिविटी हो जाएगी। रोजाना की आदत बनाओगे तो देखना आखिर में ऐसा भी वक्त आएगा कि 15-20 मिनट में काम निमट जाएगा। शुरू शुरू में होगा घंटा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तुम लोग यही पूरा काम जो है मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर निपटा दोगे। लेक्चर सुनो और उसके मोटे मोटे पॉइंट्स को नोट डाउन करो, और ये काम आप हर टीचर के साथ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप हर टीचर के लिए करें। इस तरह से करोगे तो बेटा तुम आगे बढ़ोगे। जिंदगी जो है हमने सिर्फ इस डिग्री तक नहीं गुजारनी, हमें इससे बहुत आगे जाना है, और ये तमाम चीजें सीखोगे तो आगे दूसरों को तुम लोग सिखा भी सकोगे। ये का हमारा पॉइंट हो गया। तो महानूर के आज इतनी अच्छा रिकैप नहीं था। आप लोग देखो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना उससे उसका जायजा लो। आप लोग जायजा नहीं लेते, तालियां बजाते हो, अब क्या होगा, उसके नंबर कम आएंगे, वो क्या कहेगी सर मेरे साथ जाती हुई है। तो आप लोग का काम है कि सर आप उस पर पॉइंट, सर आपने ये पॉइंट बताया था, उन्होंने इस पॉइंट को फॉलो नहीं किया। दूसरी बात, मैंने आप लोग से कहा था कि सबने फॉर्म फिल करना है, कहा था, और मैंने उस फॉर्म, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर तस्वीर के हवाले से मैंने क्या कहा था, बुशरा, तस्वीर के हवाले से क्या कहा था मैंने? तो ये बात काइंडली आप लोग तलसीम को समझा दीजिए, आप ही समझा दीजिएगा। तलसीम ने जो तस्वीर अपलोड की उसमें कुछ फूल हैं और खुद नहीं है उसमें वो, ठीक है, तो अब आप ही समझा दें उनको। हमें किसी के चेहरे में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो आपके जो हुलिया यहाँ पर होता है उसी तस्वीर को अपलोड कर दें। नकाब के साथ है नकाब के साथ करें, मास्क के साथ है मास्क के साथ करें। हमें आपका चेहरा नहीं देखना, लेकिन हमने आपको पहचानना, सीधे होकर बैठो, हमने आपको पहचानना है, ओके। अब एक बात यह है कि हमारे सर रिजवान जो है वो प्रैक्टिकम पे चले जाएंगे, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं उनकी क्लासेस ले लूँ। उनकी क्लासेस जो हो रही हैं, हलीमा का अभी से जो मुंह बन रहा है ना, उनकी जो क्लासेस हैं वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन। तो वो कह रहे हैं कि यार आप मेरी 4 क्लासेस ले लें। मैंने उनसे ये कहा कि भाई 4 क्लासेस लेंगे तो बच्चे जो है ना वो बिल्कुल ही थक जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते, तो हम कुछ बीच का कोई रास्ता निकालते हैं। मेरे जहन में बीच का रास्ता ये आ रहा है कि भाई मैं उनकी क्लासेस ले लूँ वेडनेसडे और थर्सडे की, फर्स्ट पीरियड लिया, बीच में ब्रेक आई, उसके बाद थर्ड पीरियड लिया, इस तरह से करो। और फ्राइडे सैटरडे जो है वो किसी और टीचर के साथ एडजस्ट कर लेंगे। जब वो वापस आएंगे तो वापस आने के बाद भी उनको वो मेरे पीरियड्स भी लेंगे, जो मेरी क्लासेस है वो लेंगे, ताकि उसको कवर कर सके। तो ये जो हमारी 4 क्लासेस होंगी इसको हमने संजीदगी के साथ कंडक्ट करना, क्योंकि वो क्लासेस मेरे हाथ से निकल रही हैं, तो ऐसा नहीं कि बाद में मुझे एडिशनल टाइम मिलेगा कोर्स कंप्लीट कराने का। एक तो ये बात, आप लोग का इस बारे में जो फीडबैक हो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। मुझे ज़्यादा बेहतर तरीका यही लग रहा है कि मेरी क्लास का सोच के जो बच्चा वेडनेसडे को आ रहा होगा तो अच्छा है कि उस दिन वो क्लास ले ले, वरना क्या होगा कि उसको बाद में भी आके सैटरडे फ्राइडे को आपकी क्लासेस को कवर करना पड़ेगा। रिकैप का भी देखते हैं क्या करते हैं, रिकैप का हम एक ही रिकैप ले सकेंगे, उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं इस चीज़ को देखते हैं। तो कोई फीडबैक हो आप लोग का तो इस हवाले से बताइएगा। अगर मेरा फर्स्ट पीरियड होगा तो क्लास में 9 बजे के बाद मैं किसी को आने नहीं दूंगा। मुझे नज़र आता है कि 9-10 तक भी लोग क्लास में आ रहे होते हैं, तो मेरी क्लास में ऐसा नहीं हो सकेगा। आपका जो भी फीडबैक हो आज ही मुझसे शेयर कर लीजिएगा। अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर 20 मंडे सितंबर 22। रिकैप के हवाले से हमने तफसील से बात कर ली। अब हमारा टॉपिक चल रहा था स्पैम के हवाले से। हमने कहा कि जी स्पैम जो है वो जंक मेल होती है, चाहे ये ईमेल की सूरत में आए, चाहे एसएमएस की सूरत में आए, चाहे सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में आए। उसके बाद अब हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू की थी कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि भाई ये जो चीज़ है वो स्पैम है। अब यहाँ पे एक बच्चा, बहुत अच्छा सवाल आया था स्टूडेंट का कि स्पैम और स्कैम का आपस में क्या ताल्लुक है। स्पैम क्या हो गया? जंक मेल। स्कैम क्या हो गया? धोखा। अमूमन स्पैम के साथ ही धोखा आ रहा होता है। स्पैम वो पैकेज है जिसके अंदर रख के धोखा आपके पास आता है। ये बात आपको नजर आएगी जिन सोसाइटीज में, जिन इलाकों में फकीर ठेले वाले ज्यादा आते जाते रहते हैं, वहां पर आपको चोरियां वगैरह भी ज्यादा नजर आएंगी। जिन इलाकों में सोसाइटी में जी दरवाजा बड़ा सा लगा हुआ है, कौन अंदर जा रहा है उसका एनआईसी भी ले रहे हैं, हर किसी को अंदर आने नहीं दे रहे, अंदर से फोन करवाने के भाई आपसे मिलने आया है, वहां पे आपको चोरी चुकारी के वाकयात अमूमन कम मिलेंगे। और जहाँ पे चीजें ज्यादा होती हैं वहीं पे ज्यादा आपको धोखा वगैरह भी वहीं पे ज्यादा नजर आता है। तो बस इतनी सी बात है कि स्पैम के जरिए से स्कैम को फैलाया जाता है।
ओके, लेकिन ये नहीं कि स्पैम नहीं होगी तो स्कैम नहीं होगा, धोखा तो फिर भी हो सकता है किसी और तरीके से। बहरहाल, अब हमने कहा था उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका क्या, एक तरीका ये है कि यार उसके पास आपको वो बाकायदा जब आपको मेल करेगा, मैसेज करेगा, तो उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो बजाय ये कहने के डियर तलहा, वो कहेगा डियर यूजर। वो कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये बंदे के पास मेरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। अलबत्ता वक्त के साथ साथ हमारे स्पैमर्स, स्कैमर्स भी अप टू डेट होते जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारी इंफॉर्मेशन बाजार में आसानी से दस्तयाब है, ऑनलाइन आसानी से दस्तयाब है। आप कहेंगे सर ये कैसे? यार आप देखो कि आप लोग फोटो कॉपी वाले के पास जाते हो, अपने एनआईसी की कॉपी बनवाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनवाते हो, आप लोग कभी इस बात का ख्याल रखते हो कि कॉपी की एक्स्ट्रा उसके पास ना रह जाए? नहीं करते। और वो बाज दफा काम भी इस तरीके से करते हैं कि 3 कॉपियां निकाल लो, 2 आपको दे दो, आपको पता भी नहीं चलता। जगह जगह पे आपको अपना एनआईसी नंबर देना होता है, लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक कर रहे होते हैं। आप बाजारों में जाते हैं, बाजार के अंदर बाज दफा आपको कहा जाता है कि जी ये इसको फॉर्म को फिल कर दें, इसमें इनाम निकलेगा तो हम आपको कॉल करेंगे, या आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, इस तरह की बातें होती हैं। हमने एक मीट वन की दुकान खोली थी, मीट वन अगर पता हो कि जी गोश्त का एक वेंडर है, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि जी हमारा फॉर्म फीडबैक फॉर्म फिल कर दें। हमने फीडबैक फॉर्म फिल किया तो पता चला जे डॉट से, जे डॉट वाली जो ब्रांड है वहां से मैसेज आने लगे। पता चला कि उन लोगों ने वहां से डेटा शेयर किया था। हमने उनसे पूछा यार आपने हमारा डेटा उनको क्यों दिया? तो वो कह रहे सर पीछे से कंपनी एक ही है, शेयर्स वगैरह होते हैं ना, उसने कंपनी में हिस्सा लिया हुआ था। अलबत्ता उनको इस बात का हक नहीं था कि वो आपसे इंफॉर्मेशन, हमारी इंफॉर्मेशन बगैर परमिशन के इधर से उधर दे। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों की इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते। हालांकि देखा जाए तो हमारी इजाजत के बगैर किसी को दूसरे को उसका नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। कॉलेज के अंदर आप लोग के फॉर्म वगैरह पड़े हुए, 10 साल के बाद ये फॉर्म कहाँ जाएंगे? 10 साल के 5 साल बाद भी रद्दी में चले जाएंगे, ऐसा है क्या नहीं? ठीक है, रद्दी वाला क्या करता है इसका, क्या पता उस पर से कोई आपकी इंफॉर्मेशन निकाल ले। बाजार में गए, लकी वन वगैरह पे गए, वहां पे लोग खड़े हुए होते रास्ते में, सर इस चीज को ट्राई करेंगे, सर इसको ट्राई करेंगे, सर ये फॉर्म फिल करें। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वो आपसे कहते हैं कि जी इस पे अपना नाम और फीडबैक लिख के दें। अब हमारे यहाँ पे डेटा की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो आप यूं समझ के चलें कि हमारी कोई भी बात प्राइवेट नहीं है, हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो आर्मी चीफ और उनकी फैमिलीज का डेटा लीक हो चुका है। आप लोग अगर अखबारात नहीं देखते, हमें पता है कि उनका डेटा लीक हो चुका है नादरा से। अब तुम देखो, जब ऐसे इतने बड़े ओहदे के लोगों का डेटा भी सेफ नहीं है, तो मेरा डेटा और आपका डेटा कौन सी बड़ी बात है? तो कभी भी इस बात को ना समझो कि वो बंदा तुम्हारे फादर का नाम ले रहा है, तुम्हारा नाम ले रहा है, तो उससे तुम समझो कि यार ये बंदा जो है मतलब जेन्युइन है। अमूमन ऐसे लोग के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन बहरहाल पूरी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अब ये वही बात है जो बचपन में वालिदैन समझाते थे कि बेटा रास्ते में कोई तुमसे कहे कि जी मैं तुम्हारे अब्बू खावर का दोस्त हूँ, तो खावर का नाम पे अपने अब्बा का नाम सुनकर उसका हाथ पकड़ के मत चले जाना। ओके, या तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे, इस तरह से धोखा मत खाना। अब यही धोखा कहाँ हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट था कि उसके अंदर अमूमन आपको मिस्टेक्स वगैरह, ग्रामर की मिस्टेक्स नजर आएंगी। अब यहाँ पे किसी ने कहा कि सर ग्रामर की मिस्टेक्स इसलिए होती हैं क्योंकि वो लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो उल्टा ये देख रहा हूँ कि आदमी की तालीम में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, उसके जराइम में, उसकी करप्शन में भी ऐसे ही इजाफा हो रहा है। और हमारे पुराने लोगों से बात हुई जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह में रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी वगैरह के, तो उन लोगों ने बताया कि उस जमाने में जो करप्शन करने वाले लोग थे ना, वो वाकई पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि हो क्या रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंतहाई पढ़े लिखे लोग बैठे हुए और वो इस तरीके से करप्शन कर रहे हैं कि उनको पकड़ना ही तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जब आप सुनते हैं कि फला के खिलाफ नैब में केस हुआ, वो जेल चला गया, फिर 5-6 साल बाद वो रिहा भी हो जाता है। वो रिहा इसलिए हो जाता है कि उसके केस को साबित करना नामुमकिन हो चुका है। तो ये बात नहीं है कि जी वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, बात ये होती है कि वो इंसान की कमजोरी से फायदा उठाते हैं। वो देखते हैं कि अगर सामने वाला ऐसा है कि वो स्पेलिंग की और ग्रामर की मिस्टेक को नहीं पकड़ पा रहा, इसका मतलब ये कि इसकी तालीम कम है, या तालीम कम है, या ये कि वो तवज्जो नहीं दे रहा। दोनों सूरत के अंदर ये हमारा शिकार बन सकता है। बात समझ में आई? इसकी एक और मिसाल दी थी कि हमें नजर आता है कि जितने भी ये जादू वगैरह के इश्तहारात होते हैं, ये आपको अमूमन कच्ची आबादी वाले इलाकों में ज़्यादा नजर आते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि कच्ची आबादी वाले लोग जो होते हैं वो जादू ज़्यादा करते हैं, और जो तालीम याफ्ता या पॉश लोकेलिटीज़ के लोग हैं वहाँ पर जादू वगैरह नहीं होता। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि यार वो बेचारा कम पढ़े लिखा होता है, उसके पास ज़िंदगी में वैसे ही ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो वो समझता है कि हमारा जो धंधा है वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, हम अपना सौदा यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से बेच सकते हैं। उस दिन गालिबन अनीका ने कहा था कि जी
वहाँ पे जो है सास बहू के झगड़े होते हैं, ये होता है, तो भाई ये तो चीज़ें पॉश लोकेलिटी में भी होती है, लेकिन वहाँ पे बेवकूफ़ बनाने के दूसरे तरीके होते हैं। वहाँ पे क्या करेगा वो, वहाँ पे जो भाईजान होंगे वो यहाँ पे दीवारों पे इश्तहार नहीं देंगे। वहाँ पे ऐसी होगा कि यार ये बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, कुछ पढ़ने को बताते हैं, आप उनके पास जाए, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। वहाँ पे वो सास बहू के झगड़े की बात नहीं करेगा, वहाँ पे वो किसी बीमारी के इलाज की बात नहीं करेगा, वहाँ पे वो किस चीज़ की इलाज करेगा, वहाँ के लोगों की जो कमजोरी है, मसलन यही वाली बात कि प्रमोशन नहीं हो रही, या मेरी पोस्टिंग फला इलाके में हो जाए, या मेरी फला से शादी हो जाए, ये हर जगह का मसला है, फला से शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये सारे मामलात होते हैं, वो हर जगह पे देखते हैं कहाँ पे हमारा सौदा बिक सकता है, और वहीं पे उस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स के ज़रिए से भी वो अपने ग्राहक को, अपने जो शिकार को पहचानने की कोशिश करते हैं, इनमें से वो कौन सा बंदा है जिसके ऊपर हम इसका असर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे खड़े को कहूँ कि यार मेरे पास एक तावीज़ है, और उस तावीज़ को पहनने से ना आप लोग की जहानत तेज़ हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे नोट करूँगा कि इस तावीज़ के बाद से किस पे क्या असर पड़ रहा है। आप में से बाज़ लोग ऐसे होंगे, बोलेंगे नहीं तावीज़ वावीज़ हम नहीं मानते, ठीक है, वो मेरा शिकार ही नहीं है। मेरा शिकार वो है जो बंदा तावीज़ के नाम सुन के कह रहा है हाँ यार कुछ कुछ तो है, गर्दन थोड़ी थोड़ी हिलाता है, कोई बात करता है, उसको मैं अपनी टारगेट बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर यहाँ पे वही वाली बात कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके अंदर स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक नहीं है तो वो जेन्युइन है, ज़रूरी नहीं है। कि क्या पता उससे ख़ास तौर से आपको टारगेट किया हो कि बिल्कुल प्रोफेशनल बन के मैं आऊँ। अभी हम आगे इस बारे में बात करेंगे। एक और चीज़ ये होती है कि उसके अंदर कोई मुमकिन है साथ में कोई लिंक हो, कोई अटैचमेंट हो, वो चाहे कि आप इस लिंक पे क्लिक करें, इस लिंक पे क्लिक करें, या इस अटैचमेंट को डाउनलोड करने की कोशिश करें। ये भी एक तरीका होता है। वो चाहता है कि इस लिंक पे क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पे जाए, और उस वेबसाइट पे जाके वहां पे फिर वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। आए दिन ये चीज़ें आती रहती हैं कि फॉर एग्जाम्पल फला कंपनी की तरफ से ये ऑफर आई है कि हर किसी को एक आईफोन मिलेगा, जो भी जीतेगा उसको आईफोन मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करें। आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो होता है एक वहाँ पे वो आपको ये कहता है किसी और लोगों को भी इन्वाइट करें। तो इस तरह के इश्तहारात होते हैं। वो कोशिश क्या होती है उनकी, आप किसी न किसी लिंक के ऊपर क्लिक करके वो किसी और जगह पे आपको ले जाने की कोशिश करता है। आगे चलें। इसी तरीके से एक और चीज़ ये होती है, जब आपके पास कोई मेल आए, कोई मैसेज आए, तो आप उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें। फ़ोन अगर आता है तो फ़ोन पे आपने वेरीफाई करना है क्या ये बैंक का फ़ोन है या नहीं है। अब सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप बैंक को कॉल बैक करें। आप बात करें, मेरे पास अभी पिछले महीने पिछले हफ्ते की बात है कि मेरे पास बैंक से मैसेज आया किसी और साहब का। अब असूलन तो ये लोग इन पे लाजिम है कि ये अपने मोबाइल की अपने बैंक ब्रांच की जो लैंडलाइन है, पीटीसीएल नंबर है, उससे कॉल करें। असूलन तो उनको ये करना चाहिए। लेकिन अब जाहिर सी बात है, वही वाली बात कि पाकिस्तान में लोग इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। अब ये लोग किससे कॉल करने लगे, मोबाइल से। तो एक अननोन नंबर से मेरी पास कॉल है कि जी मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपके फला फला डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। बात सही थी। अब जो मेरा बैंकर था, जिसके मेरे पास नंबर था, मैंने उसको कांटेक्ट किया, मेरे पास इस नंबर से मैसेज आया, हमेशा आप मुझसे रब्ता करते हैं, ये आज क्या हुआ कि मुझसे ये दूसरा बंदा रब्ता कर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं तला भाई, ये वही हमारे बैंक का ही बंदा है, और मैं छुट्टियों पे हूँ इसलिए उसने आपसे कांटेक्ट किया। तो मैंने पहले वेरीफाई किया, उसके बाद फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजी। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। बैंक से कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, आप उनके पीटीसी नंबर पे कॉल करके पूछें कि भाई यहाँ से मेरे पास जो है उमामा की कॉल आई है, क्या उमामा साहब हैं, फिर आप उनसे बात करें। अब यहाँ पे भी एक और तरीका है। यहाँ पे ये भी तरीका होता है कि कॉल को स्पूफ किया जा सकता है। आपके पास कॉल आ रही है और उसमें नंबर भी बैंक का आ रहा होता है, लेकिन वो बैंक का नंबर नहीं, कहीं और से आ रहा होता है। ये सब चीज़ें आजकल इतनी एडवांस हो चुकी है, तो ये भी चीज़ें सबसे अच्छा तरीका क्या है, वापस बैंक को कॉल करके वेरीफाई करो। सिर्फ नंबर को देख के ना समझो कि बैंक से ही कॉल आई है, पुलिस से ही कॉल आई है। लोगों के पास स्पूफिंग, SPOFING स्पूफिंग के भी तरीके मौजूद हैं कि लगेगा कि फला के पास से आई है, लेकिन उसके पास से नहीं आई होती। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने बात की है कि आपके पास 2 ईमेल एड्रेसेस हैं, इनमें से कौन सा जो है मिजान बैंक का लग रहा है। हबीबा, हबीबा कह रही है नीचे वाला। हाँ जी, नीचे वाला क्या है जी। उम्मे हानी, उम्मे हानी तो पूरा क्या लिखा हुआ है नीचे वाला, क्या लिखा हुआ है, statement@mizanbank.com। तो हमें इससे पता चला कि भाई ये लग रहा है कि वाकईतन ये मीजान बैंक से आया है। अब समझ में आया कि हमने डोमेन नेम वाले काम पे इतना वक्त क्यों लगाया था। इसलिए एक और निशानी ये होती है कि इस किस्म के मैसेजेस के अंदर अमूमन वो आपकी सेंस ऑफ एजेंसी क्रिएट करते हैं कि भाई जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो।
जल्दी से मुझे इसका जवाब दे दो, जल्दी से आपका अकाउंट कार्ड जो है ब्लॉक होने वाला है या आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। अमूमन इस तरह की हरकतें करते हैं जल्दी से। अच्छा, अब यहाँ पे भी मसला, मेरे पास पीटीए का मैसेज आया कि जी आपकी डिवाइस ब्लॉक होने वाली है और 1 हफ्ते का टाइम है। तो मैं यही समझा कि यार ये भी कोई स्पैम लग रहा है मुझे ना। बहरहाल मैं गया जैस के जो उनके फ्रेंचाइज होती है, उन्होंने कहा इग्नोर कर देंगे तो ऐसे ही आ रहा है, लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद उन्होंने मेरी डिवाइस ब्लॉक कर दी। फिर मैंने उनको ईमेल की, फिर खोली, लंबी कहानी। तो बहरहाल बात यह कि अगेन अब उनको चाहिए था भाई कम से कम 15 दिन तो देते यार, मैं वेरीफाई करूंगा, ऐसे थोड़ी 1 हफ्ते तुम कहोगे खट से मैं काम कर दूं। लेकिन बहरहाल अमूमन इस किस्म के मैसेजेस के अंदर कोशिश की जाती है सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने की, जल्दी से करो, जल्दी से करो, कुछ होने वाला है। या कभी फोन करके भाई आपके बेटे को हादसा हो गया या आपके बेटे को थाने में गिरफ्तार कर लिया, जल्दी से पैसे भेजें वरना हम जो है एफआईआर काटने वाले हैं आपको, ताकि सोचने का मौका ही ना मिले। आपके जो पूरे जो सेंसेस हैं उसको ये लोग मतलब आपको माउफ करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आप सुन हो जाए, आपका जहन काम ना करे, आप उनकी बातों पे अमल करने की करना शुरू कर दें कि यार मुझे तो कुछ समझ नहीं है, तुम बताओ क्या करना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तुम बताओ क्या करना है। तो ये भी एक तरीका होता है। कभी आ जाएगा कि जी एक घंटा आपके पास है या 24 घंटे आपके पास है, उसके बाद ये डील खत्म हो जाएगी, आपने अगर लेना तो अभी लें, उसके बाद ये डील खत्म, ये भी होता है। अच्छा, मजे की बात है कि मार्केटिंग का तरीका भी है। दराज वगैरह पे जाए तो उसमें आए दिन डील्स आते रहती हैं, 24 घंटे की डील, इस हफ्ते की डील। अब वो मार्केटिंग के लिए भी इस तरीकों का इस्तेमाल करें, बस जल्दी से कुछ परचेस कर लो। तो नसीबी हमारी ये है कि हमारे यहाँ मार्केटिंग और स्पैम के दरमियान फर्क ही नहीं रहा। हर दफा हर आदमी आपको बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। दराज वालों को भी आपसे मोहब्बत नहीं है, जो आपसे मोहब्बत में जो है वो डील कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि यार आप जल्दी से परेशान हो कि उनकी डिवाइस जो भी वो चीज़ बेच रहे हैं जल्दी से खरीद लें। तो बहरहाल उससे भी बचना चाहिए और हमें स्पैम वगैरह से भी इस तरह से बचना चाहिए कि वो इतना टाइम क्यों मांग रहे हैं। बाज़ दफ़ा सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उनको कह दें कि भाई हमें वक्त चाहिए, सॉरी हम इतने जल्दी नहीं कर सकते, हमें वक्त चाहिए, ब्लॉक कर दो ब्लॉक, देख लेंगे। ठीक है, थाने से कॉल आ जाए, कहे कि जी आपका बच्चा जो है थाने में बंद है, एफआईआर काटने वाले, बोलो मेरी तरफ से उसको 2 और लगाओ, लगाओ उसको, बहुत तंग करके रखा हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं है जी। अच्छा ओके, क्लास के आखिर में, हाँ जी, इस मैसेज में पढ़ो क्या चीज़ है ये। अब मुझे बताओ ये स्पैम है या नहीं है, कैसे स्पैम है? फातिमा रमजान कैसे, क्या चीज? बेटा लॉग आउट करके लॉग इन करो, हो जाएगा। हाँ बोलो। सबसे पहले डियर क्लाइंट और दूसरा फोन नंबर, बैंक का नंबर नहीं दे सकता था, बैंक की हेल्पलाइन, बैंक की जो यूएएन नंबर होता है, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 111 122, वो नहीं दिया हुआ। और बताओ। स्पेलिंग गलत है, ग्रामर की मिस्टेक नजर आ रही है, हर लेटर कैपिटल से लिखा हुआ है। अब आप लोग बोलेगा सर यही काम तो हम भी करते हैं, तो बेटा इसीलिए कह रहा हूं कि अपनी लैंग्वेज को सही करो, अपनी इंग्लिश पे तवज्जो दो। अच्छा जी, इसके अलावा फिर एक और चीज होती है, वो आपके पास लालच देने की कोशिश करता है, आपने नया फोन जीता है। अगला मैसेज देखें, अगली स्लाइड देखें, क्या है ये, स्पैम है या नहीं है? स्पैम क्यों है स्पैम? ओके, अब ये निगाह ज़हरा को पता होगा नंबर पे कैसे सेंड करेगा बाइक, तो बहरहाल इसमें गलतियां भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपको लालच दे रहे हैं और आप समझेंगे हम बड़े होशियार हैं, सिर्फ बात तो करो शायद निकल आए। मेरे पास बाकायदा कॉल आई है, कॉल आई एक साहब की, खातून की कॉल आई कि बेटा ये मेरी वाइट करोला निकली है, वो ये बता रहा था तुम मालूम तो करो। मैंने कहा, मैंने फ़ोन पर दिखा, ये सब झूठ है, धोखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं तुम मालूम करो। उनकी तसल्ली के लिए जो मैसेज वगैरह था उसको मैंने नेट पर सर्च किया बाकायदा, फिर उनको तस्वीरें भेजी। और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक बड़ा मकबूल जो नंबर वगैरह था वो पहले से रजिस्टर्ड था, ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई ये स्कैम है, तो मैंने उनको तस्वीरें भेज दी। तो लोग हमेशा, जब वही वाली बात है कि हर बंदा ये समझते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपके सामने लालच आता है, आपको बताता है कि भाई कोई वारे का प्लॉट है, कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, तो आप जो उसमें अमूमन धोखा खा जाते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना कि कोई भी ऐसी डील विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू यानी कि यकीन ही नहीं आ रहा कि यार इस दाम में ये चीज़ मिल सकती है, समझ जाना उसके अंदर कोई ना कोई धोखा है।
कोई एक प्लॉट जो है मसलन 6 करोड़ का प्लॉट है, कोई आपसे कहे कि यार ये प्लॉट जो है ना हम आपको 25 लाख का दे रहे हैं, कोई पागल है जो 6 करोड़ छोड़ के आपको 25 लाख दे? 4 करोड़ भी देता है तो भी भाई 2 लाख रुपए 2 करोड़ क्यों छोड़ रहा है? टू गुड टू बी ट्रू यार, यकीन ही नहीं आ रहा कोई चीज इस दाम में दे सके। यार वैसे तो मेरा फ्लैट 80 लाख का है लेकिन आपके लिए 40 लाख का, यकीन आ रहा है इस बात पे? तो जहां पे ऐसी बात हो समझ जाओ कि भाई आपके कोई दुआ किसी ने नहीं सुनी, ठीक है, अल्लाह ताला दुआ सुनता है लेकिन ऐसे ये तरीका कार नहीं है। ये मत समझिए कि फला बुजुर्ग की दुआ काम आ गई, फला वजीफा काम आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारी इसी जो हमारे माशरे में ये सब चीज़ें राइज है ना, उसी से ही हमें धोखा दे रहे होते हैं। हम लोग के जहनों में ये बात बैठी हुई होती है कि गैबी मदद आती है, लेकिन गैबी मदद हमेशा इस तरह से आती है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला वो सलाहियतें पैदा कर देता है जिससे वो काम कर सके। आपको हर चीज़ की ज़िंदगी में यही नज़र आएगा। वक्त के साथ खुद ब खुद उसके अंदर बेहतरी आती है, उसके अंदर वो सलाहियतें पैदा हो जाती हैं, उसको वो चीज़ मिल जाती है। आप गाड़ी के लिए दुआ करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको घर रात को सोए सुबह उठे तो दरवाजे पे कोई दस्तक करके गाड़ी की चाबी देके चला गया। ये हकीकतन हमारे माशरे के अंदर ना इस किस्म के किस्से मशहूर हैं, लोग ऐसे किस्से सुनाते हैं। इवन मैंने अरब ममालिक में भी देखा, वहां पर भी इसी किस्म के किस्से चला रहे होते हैं। अब इन किस्से से हमें ना गैबी इमदाद की तरफ सोच जाती है और यहीं पे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। जब आप दुआ करेंगे और आपकी दुआ कबूल होगी तो पता क्या होगा, खुदा जो है, अल्लाह ताला जो है वो आपको बेहतर नौकरी देगा, बेहतर रोजगार देगा, आपके सेविंग्स में इजाफा होता जाएगा और यहाँ तक कि आप गाड़ी खरीदने के काबिल हो जाएंगे। वो अल्लाह ताला आपकी इस तरह से मदद करेगा, खुदा जो है वो आपकी इस तरह से मदद करेगा। वो ये नहीं करेगा कि अचानक ही जो है आपने जानमाज उठाया तो उसके नीचे सिक्के पड़े हुए, ठीक है। अब बाज दफा ऐसा होता है कि आपकी अपनी जो मैसेज होता है वो भी चला जाता है स्पैम में। हमारी क्लास के एक स्टूडेंट हैं, नाम अगर मैं ले लूँ तो मसला नहीं, लाइबा, पीछे क्या लाइबा पूरा नाम क्या, लाइबा इब्राहिम, लाइबा तनवीर के जो मैसेजेस हैं, या आप में से किसने मुझे अटैचमेंट भेजी थी पूरी डॉक्यूमेंट, लाइबा इब्राहिम ने, लाइबा तनवीर ने अटैचमेंट? हाँ ओके, मुझे लगता है लाइबा तनवीर, भैया दोनों में से कोई एक लाइबा थी आप। बहरहाल इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी जो डॉक्यूमेंट थी, अपना जो सब असाइनमेंट था वो डॉक्यूमेंट में बना के, वर्ड में बना के अटैच करके भेज दिया। जीमेल ने कहा कि यार ये तो स्पैम है, उसको फौरन स्पैम में डाल दिया। आपके अलावा क्लास में कुछ और बच्चे थे, उनके भी जो मैसेजेस थे, ईमेल्स थे, वो स्पैम में गए हुए थे। क्यों गए हुए थे स्पैम में? क्योंकि उन्होंने इन तमाम बातों का ख्याल नहीं रखा। जब आप पहली दफ़ा किसी को मैसेज कर रहे हैं तो गूगल वाले होशियार हो जाते हैं, पहली दफ़ा मैसेज आया, क्या हुआ, क्या क्यों कर रहा है, ये कोई गड़बड़ तो नहीं है? यहाँ पे वो आपको जांचने की कोशिश करता है। अब उस जांचने के दौरान जो होता है वो आपकी गलतियों को देखता है और उन गलतियों को देख के फैसला करता है कि यार कोई गड़बड़ है। आपने डॉक्यूमेंट भेजी अटैच करके, लेकिन ईमेल में बॉडी नहीं थी, ईमेल में सब्जेक्ट नहीं था, उसने कहा स्पैम है। उसको तो नहीं पता यहाँ पे कोई लाइबा इब्राहिम बैठी हुई है, लाइबा तनवीर बैठी हुई है, उसको तो नहीं पता। उसने सिर्फ इतना देखा कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अटैच है, बॉडी भी नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं है, तो उसने कहाँ पे भेज दिया, स्पैम। इसी तरीके से आपने ईमेल एड्रेस बनाया हुआ, फॉर एग्जांपल aisha10345667@gmail.com, उसने कहा यार ये तो लग रहा है गड़बड़, लग रहा है कि किसी इंसान ने नहीं किसी मशीन ने बनाया, कंप्यूटर के जरिए से ऑटोमेटिक तरीके से ईमेल एड्रेस बनाया गया, इस पर शक हो रहा है, स्पैम। इसके अंदर लैंग्वेजेस की गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, ग्रामर की गलतियाँ इसके अंदर गड़बड़ है, इसके अंदर स्पेलिंग की गलतियाँ हैं। पहली दफ़ा मेल करा लेकिन इसमें लिंक डाला हुआ है, ना कुछ आगे पीछे लिखा हुआ है कि भाई मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो उसका मतलब ये कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। स्पैम की जो ईमेल्स थी एक बहुत सीरियस इशू था और अभी भी है, ओके। और बाकायदा यूरोप वगैरह में इसके खिलाफ इंतहाई सख्त किस्म के कवानीन बनाए गए। और अक्सर ऐसा होता था कि जब हम लोग अपना इनबॉक्स खोलते थे, ईमेल खोलते थे, तो उसमें से लिटरली 1000 आपकी स्पैम्स होती थी और मुश्किल से 2 या 3 काम के मैसेज होते थे। और उस जमाने में अनलिमिटेड स्टोरेज भी नहीं था, तो स्पैम से ही आपका पूरा ईमेल अकाउंट भरा हुआ होता था। ये बहुत बड़ा इशू था। जब हॉटमेल थी, याहू थी, उस जमाने में बहुत बड़ा इशू था। जीमेल की खूबी थी, जीमेल ने आके एक नए किस्म का एल्गोरिथम लेकर आए कि वो चेक करता है कि स्पैम है या नहीं, और वक्त के साथ साथ उसको सबने कॉपी किया। तो अब स्पैम वाला मसला इस तरह से कम हो चुका है कि वो अक्सर जो मेल खुद ही डिटेक्ट करके स्पैम में भेज देता है। लेकिन अब क्या होने लगा, जब डिटेक्ट करके स्पैम में भेज रहा है तो आपकी मेल भी स्पैम में जा सकती है। आपका काम है इस बात को इंश्योर करना कि आपकी मेल वगैरह स्पैम में ना जाए, ताकि उन तमाम जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो बातें बताई हैं, उन तमाम बातों का ख्याल रखो ताकि तुम्हारी मेल जो है स्पैम में ना जाए। अब क्या होगा कि तुम जो है मैसेज कर रहे हो, सीवी भेज रहे हो अपने जॉब के लिए अप्लाई करने, अब तुमने यही हरकत की, ना सब्जेक्ट लिखा ना बॉडी लिखी, बस सीवी को पीडीएफ को अटैच करके भेज दिया, कहाँ जाएगी वो? अब फिर तुम बोलोगे यार मुझे रोजगार ही नहीं मिल रहा, अल्लाह मियाँ मेरी सुन ले। और फिर तुम्हारे पास फ़ोन आएगा कि जी हम जो है अब वक्त से बात कर रहे हैं, हमारे पास आपके लिए एक जॉब है,
अगर आप जॉब करना चाहते हो तो बताएं, और तुम कहोगे जी मेरी दुआ कबूल होगी, घर बैठे नौकरी मिल गई, पता चला कि वो तुम्हें वहाँ पे स्कैम कर रहा होगा। बात समझ में आई? इस बात का ख्याल रखना। अच्छा निगाह गुल फातिमा, सवाल क्या था? हाँ हाँ, फिर बैंक से कम हो सकता है। हाँ ठीक है, आगे सवाल क्या है? देखो अब मुझे जो गुले ज़हरा का सवाल समझ में आया है, वो कह रही बैंक के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बैंक के अंदर जो एक अकाउंटेंट्स वगैरह जो बैठे होते हैं, बैंकर्स होते हैं, उनके पास सारा का सारा आपका डेटा मौजूद होता है। इस पर लतीफ़ा भी है कि एक लड़की लड़के से कहती है कि यार तुम तो सिर्फ मुझे 3 दिन से जानते हो, रवि से शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। कह रहा है वैसे तुम्हें तो मैं सिर्फ 3 दिन से जानता हूँ, लेकिन जिस बैंक ब्रांच के अंदर तुम्हारे अब्बू का अकाउंट है, वहाँ पे मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये बात तो है कि बैंकर्स के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ओके, यहाँ तक तो बात है। और वो उसको मिसयूज कर सकता है। ऐसे केसेस हुए हैं। हमारे जो पीपल्स पार्टी की मेरे ख्याल में जरदारी की बहन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, गालिबन फरियाल। तो उनका ये केस हुआ था कि उनके अकाउंट से 2-3 करोड़ रुपए निकले थे। पता चला कि हुआ क्या कि जो बैंक मैनेजर था, जब उसने चेकबुक दी, तो चेकबुक से खुद ही उसने पहले से चेक काट लिए थे। समझो, जो चेकबुक आती है ना, उसमें 20 या 100 लीव्स होते हैं, तो उसमें से 2 उसने काट लिए। अब इसका भी तरीका होता है, जब बैंक से चेकबुक मिले तो उसको पूरा चेक करो, पूरे पेजेस हैं या नहीं है। ओके, उसने पहले से अपने पास रख लिए थे, फिर खुद ही चेक लिखा, उस पर साइन किया और दे दिया। और खुद बैंक मैनेजर था तो उसने अप्रूव भी करवा लिया कि हाँ ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से वो लोग पकड़े गए थे। तो मतलब इस तरह से उन्होंने धोखा दिया था, बाद में वो लोग पकड़े गए। तो ये बात तो आपकी सही है। अब जो ये कह रही है, जो मुझे समझ में आया कि हम जब इंफॉर्मेशन है तो हम उसको इतला करें। अब मेरा तरीका क्या होता है कि जैसे मैं किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ, तो मैं साथ ही साथ उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ कि भाई ये तुम्हारे पास है, मैंने पैसे तुम्हें भेजे ताकि वेरीफाई हो जाए। बेहतर ही है। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि बैंक, क्योंकि बाज़ दफ़ा बैंक के मैसेज नहीं पहुँचते, बाज़ दफ़ा पैसे बीच में फंस जाते हैं। तो बेहतर होता है उसको स्क्रीनशॉट भेज दो ताकि उसको तसल्ली हो जाए, वरना वो हमेशा डॉट में रहेगा, पता नहीं भेजे थे नहीं भेजे थे, अभी तक मैसेज नहीं आया। तो जवाब मिला आपको? मुझे सवाल आपका अभी भी समझ नहीं आया, एक बार फिर। ओके, अब निगाह ज़ाहिरा का सवाल ये है कि जब हमने फॉर एग्जांपल किसी धोखेबाज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, तो हम उससे पैसे बाद में वसूल कर निकलवा सकते हैं? ये सवाल है। बिल्कुल दुरुस्त सवाल है उनका कि जब मैंने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए, कैश में डीलिंग नहीं हुई है, तो मैं उससे पैसे निकलवा भी तो सकता हूँ, वापस जाके निकलवा सकता हूँ। बात यहाँ पे ये होती है कि पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है, एक लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो बैंक कहेगा भाई क्यों? बात तो सही है ना, मैंने अगर उमामा को अपनी गाड़ी बेची, उमामा कह के धोखा हुआ, पैसे वापस कर दो, तो मैं कहूँगा भाई पहले गाड़ी भी तो वापस करो। एक पूरा लीगल केस चलता है। तो ये इतना सिंपल या इतना आसान प्रोसीजर नहीं होता। अमूमन इसके अंदर एफआईए को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसका फिर एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। इस पूरे अमल के अंदर आपके पैसे कहाँ से कहाँ चले जाएं, क्या पता वो बंदा धोखेबाज से उसने पहले अकाउंट खाली कर दिया, जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है इतने में जो है उसने पैसे आपके वो हो गए। तो ये इश्यूज होते हैं। तो ये कोई रिलायबल नहीं है कि जब हमने किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो ये यकीनी तौर पे हम उसे पैसे वापस निकलवा भी सकते हैं। पूरा लीगल प्रोसेस है जिसके अंदर वक्त निकलता है, वक्त लगता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मैं अपने वाले साहब का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने गया, तो वहाँ पे उसने सवाल पूछा कि जायदाद कितनी है, किसके नाम है, अम्मी क्यों नहीं आई, फला क्यों नहीं आई। वो सही सवाल पूछ रहा था। क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो मुमकिन है मैं डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के जायदाद अपने नाम करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। इसी तरीके से कोई बंदा कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो क्या पता वो जो धोखेबाज दावा कर रहा है वो खुद धोखेबाज हो। ओके, हमारे सामने ऐसे केस देखा है, बाकायदा देखा है, मैं खुद गया था कोर्ट में इस केस के हवाले से। तो जिन साहब ने फॉर एग्जांपल निगाह ज़हरा ने अपना प्लॉट बेचा था, ओके, अब वो प्लॉट खाली नहीं कर रहे थे, तो उल्टा उन खुद जालिम है, प्लॉट पे कब्जा करके बैठे हुए और निगाह ज़हरा के खिलाफ एफआईआर कटवा रहे हैं कि ये इन्होंने हमारे प्लॉट पे कब्जा किया हुआ है और ये हमें आके धमकाते हैं, हमारे घर पे वो बेटियां होती हैं, खवातीन होती हैं, उनके साथ ये बुरा सलूक करते हैं। खैर कि अदालत ने वहीं पे केस पहली ही पेशी में उसको ड्रॉप कर दिया था, एफआईआर नहीं कटी। लेकिन एक बात है, इस तरह के केसेस होते हैं। अभी मुझे एक कॉलेज की साहब ने किस्सा सुनाया, गाड़ी बेच दी,
ठीक है, पेमेंट मिल गई, लेकिन कागजात नाम नहीं किए थे। बाद में जाके पेमेंट भी, जिन साहब के पास पेमेंट है, उन्होंने अदालत में केस कर दिया कि इन्होंने हमारी गाड़ी पे कब्जा किया हुआ है। ये हमारे घर आए थे, इन्होंने हमसे चाबी मांगी कि वो घर में फला की तबीयत खराब है, तो हमने चाबी दे दी। उसके बाद से आज तक ये हमें गाड़ी जो है हमें वापस नहीं कर रहे। तो पेमेंट भी ले ली, गाड़ी भी निकलवा ली, और बेचारा जो है वो लॉकअप में बंद भी रहा। तो ये जो चीज़ें होती है ना लीगल प्रोसेस, इस पर इतना रिलाय नहीं करें, क्योंकि वो इतना एक लंबा प्रोसेस होता है कि आपने सुना भी होगा कि बुजुर्ग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचाए, वो इसीलिए करते हैं। ओके, तो बहरहाल बैंक से अगर आपने पैसे ट्रांसफर कर भी दिए तो वो कोई रिलायबल नहीं है कि आप उनसे पैसे वापस निकलवा सकेंगे। इसी तरीके से अच्छा सवाल है कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे तो भाई बार बार अकाउंट को इंश्योर करो। मैं अगर जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं गोश्त की दुकान पे गया, मैं वहाँ पे ऑनलाइन पे करता हूँ, तो जब अब तो खैर उसका नंबर वगैरह मैंने सेव कर लिया, लेकिन जब पहली दफ़ा था मैंने दिखाया, भाई देख लो तुम्हारा ही है ना, बैंक की ब्रांच लिखी हुई आ रही है, तुम्हारा नाम लिखा हुआ आ रहा है। उसने कहा हाँ ठीक है। जब किया तब मैंने किया, क्योंकि अगर गलती से दूसरे अकाउंट में पैसे चले गए तो उससे निकलवाना फिर एक लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, सर मेरा भी सवाल है। हाँ पूछें। सवाल ये है कि आपने बोला कि उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा वो स्पैम में चला गया, इसी तरह लोग स्प्रेडशीट शेयर करते हैं तो वो भी क्या स्पैम में जाएगी? ओके, दिगाए ज़हरा का सवाल है कि अगर हम अपने, जैसे किसी ने डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजी तो वो चली गई स्पैम के अंदर, तो अगर इसी तरीके से अगर हम कोई लिंक वगैरह शेयर करते हैं गूगल शीट वगैरह का, तो क्या वो भी स्पैम में जा सकता है? जी वो भी स्पैम में जा सकता है, क्योंकि आप पहली दफ़ा उससे रब्ता कर रहे हैं। ठीक है, तो अमूमन वो आपको नहीं जानता, तो बाज़ दफ़ा हो जाता है। लोग ये भी करते हैं, स्पैम का ये भी तरीका होता है कि गूगल डॉक्स के अंदर स्पैम लिखा और लिंक शेयर कर दिया, आपने क्लिक किया तो वहाँ गए तो इश्तिहार था, वहाँ गए तो कुछ और था, तो वो भी बाज़ दफ़ा खुद ब खुद डिटेक्ट करके उसको भी स्पैम में भेज देता। बिल्कुल ऐसा एन मुमकिन है। और दोबारा कर सकते हैं, अगर वो स्पैम में एक बार चले जाए तो दोबारा? अब इसका तरीका ये होता है कि अगर वो आपकी ईमेल स्पैम में चली गई तो भाई उससे रब्ता हो, आप उसको बता सकेंगे यार स्पैम में गई भी, चेक कर लो। इस तरह से रब्ता करना पड़ता है, बताना पड़ता है। लेकिन अगर आप पहले से तमाम बातों का ख्याल रखेंगे, ईमेल एड्रेस आपका सही है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सब्जेक्ट है, बॉडी है, तो इंशाल्लाह ताला ये वाला मसला नहीं होगा। मैं क्विज के हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन वक्त नहीं है, अभी अटेंडेंस भी लेनी है। मुख्तसर सी बात है, आप सबने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा काम किया, बाकी बातें फिर इंशाल्लाह हम कल करेंगे।